काजल ने राजीव का चेहरा देखने के बाद शादी में हंगामा कर दिया था। वो रोते हुए चिल्ला रही थी, तुम सबका दिमाग खराब है, मैं मर जाऊंगी पर इस लाश से शादी नहीं करूंगी। काजल किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर कमरे के अंदर भाग गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमल चौधरी गुस्से में काजल का दरवाजा पीटने लगा। वहीं दूसरी तरफ सब लोग झांक झांक कर राजीव के चेहरे को देखने की कोशिश करने लगे। राजीव का चेहरा नीला पड़ गया था। लोगों में भी डर का माहौल था। सब धीरे धीरे वहां से निकलने लगे। तभी अक्षय ने कहा, पापा आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, मैं कुछ करता हूँ। कमल चौधरी गुस्से में चिल्लाया, क्या ठीक करेगा तू? ये काजल तेरे सामने मंडप से उठकर चली गई, उसे तो रोक नहीं पाया, बस बड़ी बड़ी बातें करता है। अक्षय ने राजीव को पंडित जी के सहारे बिठाया और भागकर कमल चौधरी को बोला, पापा ये सब गलत। कमल चौधरी ने बात काटते हुए कहा, मुझे बस अपने बच्चे को वापस लाना है। पंडित जी सब रेडी है ना? शादी और पूजा होते ही काजल को राजीव के साथ दफना देंगे और सब लोग अपना सामान बांध लो, अगले 7 दिन तक यहाँ कोई नहीं रुकेगा। अक्षय इस बात से और घबरा गया। जिंदा दफनाएंगे? आप कुछ भी कर लीजिए, भाई वापस नहीं आएगा, भाई मर गया है। क्या बेवकूफी है ये, 200 साल पहले होता था ये सब यहाँ। क्या सबूत है कि बीवी साथ दफनाने से मरा हुआ पति वापस आ जाता है? कुछ भी। कमल चौधरी ने चुप कर कहा, अगर शाख चुन्नी के श्राप की वजह से कोई बेटी पैदा नहीं हो पा रही है तो राजीव वापस क्यों नहीं आ सकता? अंदर कमरे में बंद काजल ने ये सुन लिया था। उसके हाथ पांव फूलने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। जिंदा दफन होने के डर से काजल सिसक सिसक कर रोने लगी और खुद को बचाने के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी बाहर कमल चौधरी ने कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो सब? दरवाजा तोड़ दो और अगर वो लड़की बाहर आने से मना करती है तो उसे घसीट के बाहर लाओ। इतने में अक्षय की आवाज आई, नहीं कोई ऐसा नहीं करेगा, मैं लेकर आता हूँ उसे। अक्षय ने काजल से दरवाजा खोलने के लिए कई बार कहा, काजल काजल प्लीज दरवाजा खोलो। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो अक्षय ने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया और जैसे ही वो अंदर घुसा उसके होश उड़ गए। अक्षय ने घबराते हुए कहा, काजल ये क्या कर लिया तुमने, जल्दी से पानी लाओ। आखिर अक्षय ने अंदर ऐसा क्या देखा था जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां चौधरी बंगले पर इतना कुछ हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ नयन इन सब बातों से बेखबर अपने घर में लेटा हुआ था। शादी के मंडप में बैठी काजल की वो नजरें जो नयन से हेल्प मांग रही थी, उसे बार बार याद आ रही थी। जब हंगामा हुआ था तब उसके बाबा ने उसे खींचकर वहां से घर भेज दिया था। अब नयन अचानक घबरा कर उठा और बेचैनी में बाहर जाने लगा। तभी पीछे से ठाकुर माँ ने उसे रोका और पूछा कि उसे नींद नहीं आ रही है क्या। इस पर नयन ने कहा, जो अक्षय के घर हो रहा है उसके बाद किसे नींद आएगी? मुझे सोनापुर आना ही नहीं चाहिए था, कल सुबह ही वापस निकल रहा हूँ मैं। ठाकुर माँ ने झल्लाते हुए कहा, ऐसा क्यों बोल रहा है? तू क्यों परेशान है? जो हो रहा है उनके घर हो रहा है। नयन बिना जवाब दिए सीधा बाहर जाने लगा। तभी ठाकुर माँ ने उसे टोकते हुए कहा, चौधरी हवेली जाने की भी मत सोचना। नयन ने कहा कि वो सिर्फ बाहर ताजी हवा खाने जा रहा है। इतना कहकर नयन वहां से निकल गया। चलते चलते नयन को पता ही नहीं चला कि कब वो कुल मंदिर के पास पहुंच गया था। अचानक हवा और तेज हो गई, जैसे कोई तूफान आया हो। नयन ने चारों तरफ देखा, आसपास कोई नहीं था। मंजर खूबसूरत और डरावना दोनों था। दूर एक बड़ा सा पेड़ था जो पूरी तरह सूखा हुआ था, पर इतना बड़ा पेड़ था जैसे आसमान छू रहा हो। पता नहीं क्यों नयन के कदम अपने आप ही उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक उस पेड़ के ऊपर से किसी औरत की आवाज आई, चले जाओ यहाँ से। नयन एकदम डर गया। उसने आवाज की तरफ देखा
तो उसे ऊपर पेड़ पर एक परछाई दिखी। नयन की जैसे जान ही निकल गई। अचानक पीछे से पंडित जी आए और कांपती आवाज में नयन को अपनी तरफ खींचते हुए बोले, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल यहाँ से। वो भी उस पेड़ की तरफ ही देख रहे थे, जैसे उन्हें भी वहां कुछ दिख रहा था। नयन वापस मुड़ना चाहता था, पर पंडित जी ने डरते हुए कहा, पीछे मत देख, सीधा चलता रहे। पंडित जी और नयन दोनों नयन के घर के बाहर पहुंचे। पंडित जी ने कहा, भूल जा जो भी सुना तूने और अंदर जा। इस समय बाहर मत निकला कर, कोई बुरा साहब पकड़ लेगा। नयन कुछ पूछ पाता इससे पहले ही पंडित जी वहां से भागते हुए चले गए। तभी अचानक जंगल की तरफ से उसे काजल की आवाज आई, नयन। नयन हड़बड़ा कर उठा और आवाज की तरफ देखने की कोशिश करते हुए कहा, काजल, तुम हो क्या? काजल ने धीमी आवाज में कहा, हाँ मैं ही हूँ, प्लीज जल्दी आओ, मैं बंगले पर मिलूंगी तुम्हें। नयन बिना कुछ सोचे समझे जंगल में उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। सुनसान जंगल में काजल की पायल की आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी। नयन बार बार काजल को आवाज दे रहा था कि वो रुके और उससे बात करे, पर काजल जैसे बहुत जल्दी में थी। अब वो चौधरी के बंगले के पास आ गया था। काजल के पीछे पीछे वो बंगले के अंदर चला आया। बंगले के अंदर अंधेरा था, जैसे वहां कोई ना हो। नयन को डर लगने लगा। तभी काजल के कमरे से उसके रोने की आवाज आई। नयन भागकर वहां गया। काजल के कमरे की लाइट जली हुई थी। नयन जब अंदर घुसा तो उसने देखा कि काजल दुल्हन के जोड़े में कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। काजल ऊपर पंखे की तरफ देखकर रो रही थी। नयन ने पंखे की तरफ देखा तो ऐसा लगा मानो पंखा थोड़ा नीचे लटका हुआ था। नयन ने फिर से उसे आवाज दी तो काजल अचानक मुड़ी और दौड़कर उसकी तरफ भागी और गले लग गई। काजल ने सिसकते हुए कहा, कहाँ चले गए थे तुम? पता है इन लोगों ने मेरे साथ कितना बुरा किया। नयन ने काजल से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, रियली सॉरी काजल, मैं कुछ कर नहीं पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारी मदद कैसे करूं। तभी नयन की नजर काजल की गर्दन पर पड़ी। वहां एक निशान पड़ा हुआ था। नयन ने घबरा के पूछा कि यह चोट कैसी है, किसी ने उसे मारा है क्या? काजल एक कदम पीछे हटी और उससे कहा कि किसी ने कुछ नहीं किया। नयन ने काजल की जुल्फों को हटाकर उसके गले के निशान को देखा, पर अब वहां कोई निशान नहीं था। नयन हैरान हुआ और उसने कहा, शायद रोशनी या तुम्हारे कान की परछाई थी, पर तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? बाकी सब कहाँ है और तुम वहाँ जंगल में कैसे पहुंची? काजल ने तुरंत कहा, तुम्हारे जाने के बाद राजीव के घर वाले मुझे जंगल में ले गए और उसकी लाश के साथ मुझे जिंदा दफनाने वाले थे, लेकिन मैं मौका देखकर वहां से भाग आई। ये लोग तो मुझे आज मार ही देते। यहाँ सबका दिमाग खराब है। मैं भाग के जंगल की तरफ चली आई, वहां मुझे तुम दिखे। नयन ने काजल से पूछा कि वो वहां रुकी क्यों नहीं। काजल ने कहा, वो पंडित जी तुम्हारे साथ थे ना, वो देख लेते तो मुझे चौधरी परिवार के पास वापस भेज देते। मंडप में राजीव के पिता ने कहा था कि 7 दिन तक यहाँ बंगले में कोई नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने तुम्हें यहीं बुला लिया। नयन ने काजल के पास जाकर कहा, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों है? काजल ने नयन की आंखों में देखते हुए कहा, पता नहीं नयन, पर आई होप तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। नयन ने उसके गालों पर हाथ रखकर कहा, काजल, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। काजल मुस्कुराकर फिर से नयन के गले लग गई। नयन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो एक अनजान लड़की के लिए इतना रिस्क क्यों उठा रहा है। दोनों अपनी अपनी सोच में थे कि तभी अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। नयन ने घबराकर काजल का हाथ पकड़ा और उसे अलमारी के पीछे ले गया। काजल ने डर कर नयन को जोर से पकड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे कि एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। काजल ने शर्मा के आंखें झुका ली।
तभी दरवाजे के पास से आवाज आई। नैन ने धीरे से झांक कर देखने की कोशिश की। बाहर गैलरी में लाइट न होने की वजह से ऐसा लग रहा था मानो दरवाजे पर एक काला साया खड़ा था जो इधर उधर देख रहा था। फिर धीरे धीरे वो साया कमरे के अंदर आने लगा। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी। उसका चेहरा देखकर नैन हक्का बक्का रह गया। नैन ने हैरान होकर कहा, ये तो राजीव है। जैसे ही काजल ने राजीव का नाम सुना, वो और डर गई। उसने नैन के सीने पर अपना सर छुपा लिया। राजीव ने कमरे में आकर इधर उधर देखना शुरू किया। वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। नैन ये देखकर और हैरान हुआ कि राजीव अपने पैरों पर खड़ा था और ऐसे चल रहा था जैसे उसे कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं। नैन ने देखा कि राजीव के शरीर और कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई है। राजीव बेचैन था, मानो जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। नैन और काजल एकदम बुत जैसे बनकर खड़े थे। दोनों इसी कोशिश में थे कि एक भी आवाज ना निकले, ताकि राजीव को पता ना चले कि वो दोनों भी इसी कमरे में हैं। नैन से रहा नहीं गया। वो फुसफुसाया, शायद ये मरा नहीं था। काजल ने बहुत धीमी आवाज में डरते हुए नैन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ये राजीव नहीं, राजीव की आत्मा है। जैसे ही दोनों राजीव की तरफ देखने के लिए मुड़े तो उनकी जान ही निकल गई। राजीव अचानक अलमारी के एकदम बगल में आ चुका था, मानो उड़ के आया हो। वो ठीक नयन और काजल के सामने खड़ा हुआ था और सीधे उनकी तरफ देख रहा था। क्या ये सच में राजीव चौधरी की आत्मा थी या फिर वो बीमारी का नाटक कर रहा था? एक औरत के साथ फिर बहुत बुरा हो रहा है। क्या पारोमीता लौट कर आएगी? क्या नयन काजल को सोनापुर से बाहर निकाल पाएगा? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।